स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरीके के एडिशन कंपाउंड है और हम ये भी जान चुके हैं कि ये डबल सॉल्ट से किस प्रकार से भिन्न है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम जानेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए केमिस्ट ने समय समय पर अपना रिसर्च वर्क किया और जो सबसे पहली ऑर्गेनाइज थ्योरी डेवलप की वो डेवलप की अल्फ्रेड वार्नर ने 1893 में, जिसे वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी थ्योरी के लिए इन 1913 इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं अल्फ्रेड वार्नर के विषय में। अल्फ्रेड वार्नर एक स्विस केमिस्ट थे और जो इनकी प्रारंभिक रिसर्च थी वो बेस्ड थी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक स्पीसीज की प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस को समझाने को लेकर के, और इन्होंने उन प्रॉपर्टी डिफरेंसेस को समझाया था आइसोमेरिज्म के बेसिस पर। बाद में इन्होंने अपने रिसर्च का फील्ड बनाया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर इन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए। ये पहले केमिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनका कार्य इतना महत्वपूर्ण था कि उसके महत्व को समझते हुए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो चलिए जानते हैं अल्फ्रेड वार्नर द्वारा दी गई कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या थी। वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर ने अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी में जो मेन पोस्टुलेट्स दिए उनमें पहला पोस्टुलेट था कि जो मेटल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं वे दो तरीके की वैलेंसी को शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। पहली है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। इससे पहले तक हमने जब भी केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंसी शब्द इस्तेमाल किया तो कभी भी वैलेंसी को क्लासिफाई नहीं किया है। तो ये एक नई चीज है, इसको आप दिमाग में बैठा लें कि वार्नर ने अपनी कोऑर्डिनेशन थ्योरी में प्रपोज किया कि मेटल एटम जो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं वो दो तरीके की वैलेंसी को एग्जिबिट करते हैं, एक है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी है सेकेंडरी वैलेंसी। इनका जो दूसरा पोस्टुलेट था वो प्राइमरी वैलेंसी को समझाने पर बेस था और इन्होंने बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एक्चुअल में रिलेट करती है मेटल एटम या आयन के ऑक्सीडेशन नंबर से। मेटल एटम और आयन के ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट करती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज आयन करते हैं, जिन्हें हम एनायन बोलते हैं। क्योंकि मेटल एटम तो न्यूट्रल होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन मेटल आयन की अगर हम बात करें जैसे Fe+2 आयन तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2 है और इस पे चार्ज क्या है +2 चार्ज। तो इस
+2 चार्ज को काउंटर करने के लिए आपको -2 चार्ज चाहिए होगा। तो इसी +2 को क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। इसी +2 प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं नेगेटिवली चार्ज आयंस एनायंस। और जो कि ये चार्ज स्पेसीज हैं दोनों, और दो अपोजिटली चार्ज एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं। और आयनिक बॉन्ड जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। तो आयनिक बॉन्ड जब टूटता है तो हमें फ्री आयंस मिल जाते हैं। तो जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं वो क्या हो जाते हैं, वो फ्री हो जाते हैं जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। तो चूंकि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले जो एनायंस हैं ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, तो इसलिए इसको आयनाइजेबल वैलेंसी के नाम से भी जाना जाता है। और चूंकि आयनाइजेबल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिवली चार्ज आयन एनायंस मेटल एटम या आयन के साथ आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले ये जो नेगेटिवली चार्ज आयन हैं ये इसके स्ट्रक्चर में कोई रोल अदा नहीं करते। तीसरा जो पोस्टुलेट था वो रिलेट करता था सेकेंडरी वैलेंसी से, और सेकेंडरी वैलेंसी को इसने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसी मेटल एटम के सराउंडिंग्स में जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं या नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं जो कि मेटल एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग, उनका नंबर ही सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी स्पेसी के सराउंडिंग में उसे घेरे हुए जितने नंबर ऑफ स्पेसीज होती हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट करती है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम्स, और किसी भी मेटल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। और चूंकि जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है वो होती है नेगेटिवली चार्ज आयन के द्वारा या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट लिंकेज फॉर्म कर सकते हैं, लाइक एज अमोनिया, वाटर। इनके पास कोई ना कोई ऐसा एटम होना चाहिए जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद मेटल। तो ये दोनों ही सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो निश्चित है जो मेटल एटम होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मींस लुईस एसिड। ये जो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले नेगेटिवली चार्ज आयंस होंगे या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, ये नॉन आयनाइजेबल होंगे। जब वाटर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व किया जाएगा तो ये एक कॉम्प्लेक्स आयन के रूप में, होल एंटिटी के रूप में ही अलग होंगे, सेपरेट होंगे। तो इनको हम नॉन आयनाइजेबल भी बोल सकते हैं। और ये डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसका नेचर डायरेक्शनल होता है। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी के द्वारा जो भी आयंस या मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे वो डायरेक्शनल होंगे, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक डेफिनेट अरेंजमेंट में अरेंज होंगे, और इसीलिए ये क्या करते हैं, ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। और चौथे पोस्टुलेट में इसने यही मेंशन किया कि जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं या ट्रांजिशन मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो या तो ऑक्टाहेड्रल
या फिर टेट्राहेड्रल और या फिर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले आयंस और मॉलिक्यूल का जो स्पेशियल अरेंजमेंट है वो या तो ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा या टेट्राहेड्रल शेप में होगा या स्क्वायर प्लेनर शेप में होगा। अगर सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। किस केस में टेट्राहेड्रल होगी, किस केस में स्क्वायर प्लेनर होगी, इसने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था, ये बाद की थ्योरीज में एक्सप्लेन किया गया। तो इस प्रकार हमने देखा वार्नर्स ने एक कोऑर्डिनेशन थ्योरी दी थी और उसमें बताया था कि किस तरीके से मेटल एटम बाउंडेड रहता है नेगेटिवली चार्ज आयंस से और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स से एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। और उसने जिस बेस पर, जिस आधार पर इस कोऑर्डिनेशन थ्योरी को प्रपोज किया वह उसके द्वारा किए गए कुछ एक्सपेरिमेंटों की सीरीज थी और ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के कॉम्प्लेक्सेस पर।